अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसमें हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टी सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। जो टी सेल्स होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर सर्वेलेंस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑटोइम्यून डिजीजेज एंड रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और हमें पता है कि दो तरह के टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड योर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब जो टी सेल्स, अभी हम आगे सब चीज़ें पढ़ेंगे कि जो टी सेल्स के फंक्शंस हैं और जो टी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स लाइक मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स बिकॉज दे फेगोसाइटाइज माइक्रोब्स एंड प्रेजेंट एंटीजन्स टी सेल्स। हमने ये फैक्ट इस्टेब्लिश किया था कि ये दोनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। और हमने आई बिलीव पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंट करवा सकते हैं जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वहाँ जाके, वेरियस मैक्रोफेजेस जो सिर्फ जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होंगे उनको अपने एंटीजन्स प्रेजेंट करवाते हैं, और स्पेशली हेल्पर टी सेल्स को कराते हैं वो। effector helper T cells जो कि CD4 positive T cells होते हैं, they use antigen receptors to recognize antigen and then they make cytokines which enhance or suppresses the immune function। ये हम अभी आगे इसकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साइटोटॉक्सिक CD8 T cells which use antigen receptors to detect and kill infected cells, ये भी हमें पहले पता है। and natural killer cells which detect and kill infected cells using innate receptors, इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो एक्टिवेशन ऑफ T cells कैसे होती है हमने पढ़ा था। आप क्या कहते हैं, अगर पढ़ना चाहे तो इस पूरी फिगर को भी पढ़ सकते हैं या इस फिगर को भी पढ़ सकते हैं। हमने पता था कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं लाइक थाइमस एंड बोन मैरो, वहाँ से जो टी सेल्स हैं वो मेच्योर हो गए, फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाते हैं। अब होता है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स को एंटीजन कौन प्रेजेंट करते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स करते हैं। बिकॉज डेंड्रिटिक सेल्स दे प्रोसेस फॉरेन प्रोटीन्स विच आर ईदर एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक यानी और इंट्रा सेलुलर, एंड देन दे प्रेजेंट देयर एंटीजन्स टू टी सेल्स, जिससे इनकी एक्टिवेशन होती है। और वो एक्टिवेशन कैसे होती है वो हम अभी सारा इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वो जो एंटीजन्स होते हैं, हमने पता था कि जो टी सेल्स होते हैं दे कैन ओनली रिकग्नाइज पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो वो जो एंटीजन्स होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स के पास, दे ब्रेक दीज प्रोटीन्स डाउन टू स्मॉल पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड की फॉर्म में होते हैं। एंड हमें पता है कि देन दे लोड दीज पेप्टाइड ऑन टू देयर MHC कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के वो जो पेप्टाइड्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स विद MHC प्रोटीन्स, और ये जो पेप्टाइड MHC कॉम्प्लेक्स है वो फिर ट्रांसपोर्टेड होता है टू द सर्फेस ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ नियर बाय टी सेल्स। एक चीज़ जो हमने इस्टेब्लिश की थी कि जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, और इवन इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इवन जो टी सेल्स होते हैं दे हैव कीमोकाइन रिसेप्टर CCR7, और जो टी सेल जोन होते हैं ना डिफरेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जिस तरह स्प्लीन में टी सेल जोन हो गया या लिम्फ नोड्स में जो टी सेल जोन हो गया, उस टी सेल जोन से बेसिकली वो कीमोकाइन CCR7 जो कीमोकाइन है CCR7 वो बेसिकली प्रोड्यूस करवाता है। जो उसका रिसेप्टर होता है वो बोथ टी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स के पास होता है। डेंड्रिटिक सेल्स हमें पता है कि जो पैम्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स को टू एक्सप्रेस द रिसेप्टर CCR7, और फिर CCR7 रिसेप्टर के थ्रू वो टी सेल जोन्स में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो फिर टी सेल्स की एक्टिवेशन करवाते हैं। एंड ऑल्सो कुछ डेंड्रिटिक सेल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जो अपनी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से वहाँ पे पहले से प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो किसी इन्फ्लेम साइड से एंटीजन नहीं लेके आते। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो कि उन्होंने इस फिगर में दिखाया है कि जो एंटीजन है वो डायरेक्टली, जिस तरह उन्होंने स्प्लीन का दिखाया है कि एंटीजन डायरेक्टली स्प्लीन में आएगा। स्प्लीन में क्या होगा कि जो रेड सेल जो बेसिकली वो होता है, आई बिलीव रेड पल्प जो जोन होता है वहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, और जो यहाँ पे ऑलरेडी डेंड्रिटिक सेल्स वो एंटीजन्स को लेके फिर टी सेल जोन में ले जाएंगे। और इसमें फिगर में सही से नजर नहीं आ रही, कुछ एंटीजन्स डायरेक्टली बी सेल जोन में चले जाएंगे जहाँ से वो जो बी सेल रिसेप्टर उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कराएंगे। सिमिलर चीज़ होगी लिम्फ नोड्स में या तो डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो एंटीजन्स लेकर आ रहे होंगे थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक्स, या ऐसा होगा कि जो एंटीजन्स डायरेक्टली आ रहे होंगे वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट डेंड्रिटिक सेल्स हैं उनके साथ बेसिकली उनमें फेगोसाइटोस होकर फिर वो प्रेजेंट हो जाएंगे डिफरेंट टी सेल या बी सेल्स को। एंड सिमिलरली एंटीजन डायरेक्टली बी सेल्स जो लिम्फ नोड से बी सेल्स हैं उधर के कहते हैं प्रेजेंट हो सकते हैं और फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन करवा देंगे। ये एक बेसिकली थोड़ा सारा जो था ये था हमारा रिवीजन वाइज। अब आते हैं मेन जो वीडियो है, मेन जो हमने फंक्शन पढ़ना है। मेन इसमें मैं आपको बता दूँ 5 पिक्चर्स जो आपने याद रख लेनी है। एक तो ये वाली फिगर, अगर पूरा समझो चैप्टर नहीं होता तो इस फिगर को एंड इस पैराग्राफ को याद कर लेना है, इस फिगर को याद रख लेना है, इस फिगर को याद कर लेना है, इस फिगर को याद कर लेना है, एंड इन दो क्या कहते हैं ये वाली और ये वाली, इन 6 फिगर्स को याद रखना है क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है अब कि हमें पता है कि जो टी सेल्स होते हैं
अभी हमने स्टेटमेंट की थी कि टी सेल्स दे ओनली रिकॉग्नाइज पॉलीपेप्टाइड एंटीजन्स। और अच्छा, वो जो पॉलीपेप्टाइड जो एंटीजन होते हैं ना, वो जो एमएचसी के साथ कॉम्प्लेक्स होकर जो टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड करता है, उस एंटीजन को हम बेसिकली कहते हैं कॉग्नेट एंटीजन, जो कि टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा होता है। एंड वी नो कि टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेस द कॉग्नेट एंटीजन ओनली व्हेन इट्स प्रेजेंटेड इन एसोसिएशन विद एमएचसी प्रोटीन्स। रूल ऑफ 8 हमें पता था कि जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, दे विल रिकॉग्नाइज दोज एंटीजन्स विच आर कॉम्प्लेक्स विद MHC2 प्रोटीन्स, whereas CD8 पॉजिटिव टी सेल्स विल रिकॉग्नाइज दोज एंटीजन्स विच आर कॉम्प्लेक्स विद MHC1 प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को कहा जाता है MHC रिस्ट्रिक्शन। अब होता क्या है, होता बेसिकली ये है, इस फिगर को हम पढ़ लेते हैं कि ये जो टी सेल है, आई होप इजी समझ में आ रहा हो। अब ये इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई CD4 टी सेल की। जो MHC है ये पेप्टाइड के साथ कॉम्प्लेक्स होकर आए, ये रेड पेप्टाइड है, और इसने जो टी सेल रिसेप्टर है जो उसके साथ जाके बाइंड कर लिया। बेसिकली इस कॉग्नेट एंटीजन ने उस टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया। होता क्या है, वेदर इट्स CD4 अगर तो या CD8 सेल होता तो वेदर इट्स CD8, जो CD4 या CD8 है वो खुद भी MHC प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, एज अ को रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है उसको, ताकि ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए। उन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि CD4 खुद भी MHC के साथ जाके बाइंड करती है। अब होती क्या है, इसमें जो सिग्नलिंग होती है, दो तरह के सिग्नल होते हैं, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। और जो ये प्रोसेस होता है जिससे बेसिकली हम टी सेल एक्टिवेशन कर रहे होते हैं, नाइव टी सेल्स को हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को प्राइमिंग कहा जाता है। कि कहते हैं जो इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ नाइव टी सेल्स, इट इज कॉल्ड प्राइमिंग एंड इट occurs when the T cell receptor recognizes a peptide MHC complex presented by dendritic cells in a T cell zone of a secondary lymphoid organ। कि जब इस MHC ये जो डेंड्रिटिक सेल है ये अपना MHC कॉम्प्लेक्स के साथ पेप्टाइड एंटीजन लेके आए, और जब इसने टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर दिया तो प्राइमिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। CD4 या CD8 प्रोटीन भी MHC के साथ बाइंड करेगी। अब देयर विल बी सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। सिग्नल 1 क्या होगा कि जैसी ये इंट्रैक्शन हुई, इंट्रैक्शन होने से हुआ क्या, हमने पढ़ा था कि टी सेल रिसेप्टर के पास CD3 प्रोटीन्स भी होती हैं। तो वो जो सिग्नल आया, बेसिकली जो बाइंडिंग हुई, इस बाइंडिंग से एक सिग्नल जनरेट हुआ और वो CD3 प्रोटीन्स उस सिग्नल को टी सेल के अंदर लेकर जाएंगी। दिस इज कॉल्ड सिग्नल 1। कि CD3 प्रोटीन्स ने क्या किया, जब जैसे ही MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स ने टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, एक सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई और उस सिग्नल ट्रांसडक्शन को आगे पास ऑन किसने किया, CD3 प्रोटीन्स ने। और जब CD3 प्रोटीन्स ने उस सिग्नल को पास ऑन किया तो उससे हुआ क्या, उससे दो और प्रोटीन्स की क्या कहते हैं बाइंडिंग हुई, ताकि उससे बेसिकली उस सिग्नल ट्रांसडक्शन से दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग और वो हो गई, क्या कहते हैं, एक तरफ से स्टेबलाइज होगी। LFA1 जो कि टी सेल के पास होता है और ICAM1 जो कि डेंड्रिटिक सेल के पास होता है। जैसे ही सिग्नल 1 आया, सिग्नल 1 से हुआ क्या, ताकि टी सेल रिसेप्टर और डेंड्रिटिक सेल के दरमियान काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो सके और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हो सकें। तो हम देख सकते हैं LFA1 विच इज़ योर लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1 ये, और डेंड्रिटिक सेल पे जो ICAM1 है विच इज और इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल 1, इन दोनों के दरमियान बाइंडिंग बढ़ गई ताकि और जो वो अट्रैक्शन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। सिग्नल 2 क्या होगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जिसको हम को स्टिमुलेशन कहते हैं। सिग्नल 2 ही इंपॉर्टेंट है, अगर सिग्नल 2 नहीं होगा तो आपके टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। सिग्नल 2 बेसिकली ये होता है कि जब डेंड्रिटिक सेल्स ला रहे होते हैं उस एंटीजन को, बेसिकली जो पैम्स होते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, और उन्होंने जब जो PRRs होते हैं डेंड्रिटिक सेल के पास, जब उनके साथ बाइंड कर लिया होता है तो होता क्या है, उसकी वजह से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके पास एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ याद रखनी है, B7 प्रोटीन का काम क्या है कि जो B7 है, B7 प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन डेंड्रिटिक सेल दैट विल बेसिकली इंटरेक्ट विद CD28 प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन योर हेल्पर या साइटोटॉक्सिक टी सेल। जैसी ही B7 प्रोटीन CD28 प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, को स्टिमुलेशन होगी, सिग्नल 2 प्रोड्यूस होगा, और सिग्नल 2 की जनरेशन से होगा क्या कि जो CD3 प्रोटीन है वो बेसिकली क्या करेगी, कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स करवाएगी। ये चीज़ याद रख लेनी है। जैसी सिग्नल 2 आया, जैसी B7 ने CD28 के साथ बाइंड किया, CD3 क्या करेगी कि वो कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स करवाएगी। कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स होने की वजह से होगा क्या, हमारे पास जो टी सेल है वो इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन बढ़ा देगा और वो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ये चीज़ पूरे चैप्टर में ये एटलीस्ट ये वाली चीज़ याद रख लेनी है कि होती क्या, टी सेल रिसेप्टर की एक्टिवेशन कैसे होती है। ऐसे होती है कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेंड्रिटिक सेल लाया MHC और पेप्टाइड जो कॉग्नेट एंटीजन है उसको उसने टी सेल रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करवाया। जो टी सेल रिसेप्टर की अपनी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन वाली प्रोटीन थी उसने फर्दर MHC के साथ बाइंड किया ताकि स्टेबलाइजेशन हो सके। जैसी वो उसने बाइंडिंग हुई, प्राइमिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ, पहले गया सिग्नल 1 में क्या हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई और CD3 प्रोटीन्स कुछ वो सिग्नल्स को अंदर तक लेके गई, जिससे क्या हुआ, जिससे LFA1 और ICAM1 के दरमियान बाइंडिंग बढ़ गई। फिर एक को स्टिमुलेशन हुई जिससे जो सिग्नल 2 क्या हुआ कि सिंस जो पैम्स ने PRR को वो इंटरेक्ट कर रहे थे
तो उसकी वजह से हुआ क्या, जो उसकी वजह से जो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसमें B7 प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुई। B7 प्रोटीन से क्या किया, B7 प्रोटीन्स ने CD28 के साथ बाइंड किया, जिसने सिग्नल 2 प्रोड्यूस किया, और सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 की वजह से हुआ क्या, कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या हुआ, आपकी इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन होगी और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन होगी। और यही चीज़ इन्होंने पूरी यहाँ पे और इस को स्टिमुलेशन वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है कि दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 2 हाई एफिनिटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी से ही फिर आगे टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है एंड टी सेल्स की फर्दर वो क्या कहते हैं, वो वही बात की प्रोलिफरेशन होती है और फर्दर डिफरेंट स्टिमुलेशन होती हैं। या अब इन्होंने दिखाया है कि मैंने कहा था अगर लेट सपोज ऐसा हो कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उसके जो पैम्प्स हैं वो उसकी PRR से ना बाइंड करें, तो क्या होगा, B7 प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस होंगी, और अगर B7 प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं होंगी उसकी वजह से B7 CD28 के साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सिग्नल 2 प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। एंड सिंस हमारा सिग्नल 2 नहीं प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास एक प्रोसेस और होगा विच विल बी नोन एज एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, इट इज़ बेसिकली अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टी सेल, जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा एक तरफ से वो हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, क्योंकि टी सेल्स सही से एक्टिवेट नहीं हो पा रहे होंगे। और वो टी सेल्स एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि B7 प्रोटीन्स का एब्सेंस होगा। तो ये एक प्रोसेस याद रखना है। और फिर उन्होंने लास्टली क्या दिखाया हुआ है, लास्टली उन्होंने ये दिखाया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हमने हर जो भी इम्यून सिस्टम चल रहा होगा उसको इन चेक रखना होगा। वी डोंट वांट इम्यून सिस्टम टू फर्दर प्रोलिफरेट, जब वो अपना प्रोसेस पूरा कर ले, जब हेल्पर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपना फंक्शन पूरा कर लें, देन वी वांट देम टू स्टॉप देयर फंक्शन, ताकि वो और डिफरेंट सेल्स को जाके वो अफेक्ट ना करें जो नॉर्मल सेल्स हैं। तो वो इनहिबिटरी फंक्शंस क्या होते हैं, इनहिबिटरी फंक्शंस ये होते हैं कि एक तो जो टी सेल्स हैं उनके पास एक वो होती है, प्रोटीन होती है विच इज़ नोन एज CTLA4। CTLA4 इज़ बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4। ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4 के पास जो B7 प्रोटीन है कंपेयर टू CD28, CTLA4 के पास काफ़ी हायर वो होती है, एफिनिटी होती है टू B7। तो CTLA4 क्या करेगा, जो CTLA4 होगी वो B7 के साथ बाइंड कर जाएगा, ताकि अपना जो टी सेल्स है उनकी इनएक्टिवेशन हो जाए, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएं। अगर CTLA4 नहीं काम किया तो टी सेल्स के पास एक और इनहिबिटरी फंक्शन होता है विच इज़ नोन एज योर प्रोग्राम्ड सेल डेथ 1। जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ 1 है विच इज़ PD1, ये क्या करता है, ये जो अपना लाइगेंड है विच विल बी प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके साथ ये बाइंड करेगा, ताकि अगेन ये जो अब जो रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट कर सके और अपना जो इम्यून फंक्शन हो गया है उसको फर्दर इनहिबिट कर सके, ताकि वो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको जाके वो ना करें, उनको जाके डिस्ट्रॉय ना करें। So that was how the T cells get activated, whether it's CD4 and CD28, and remember कि both signal 1 and signal 2 are required for activation of CD8 and CD4 cells। अभी हम आगे सबसे लास्ट में मैं अपनी वीडियो में ये पढ़ाऊंगा कि जो CD8 पॉजिटिव सेल्स हैं they require additional help in the form of cytokines from CD4 positive to become fully functional effector cells। जो हेल्पर सेल्स होते हैं CD4 सेल्स वो सिर्फ सिग्नल 1 और सिग्नल 2 से फुली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन जो CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनको एडिशनल हेल्प रिक्वायर्ड होती है इन अ फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस फ्रॉम CD4 पॉजिटिव सेल्स, जिससे फिर वो फुली फंक्शनल बनते हैं। अब टी सेल्स फंक्शनल हो गए। अब इन्होंने यहाँ पे ये फिगर भी याद रख लेनी, इन्होंने दिखाया है कि जो भी कोई लेट सपोज वायरस इन्फेक्टेड सेल आए, कोई भी एंटीजन्स आए, वेदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, उससे हुआ क्या, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो एफरेंट लिम्फेटिक से गए, उन्होंने क्या किया, यही पूरे प्रोसेस किए। MHC1 के थ्रू उन्होंने CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की एक्टिवेशन कर दी और MHC2 के थ्रू उन्होंने हेल्पर टी सेल्स की वो कर दी, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। टी सेल्स की जो फेट्स होती हैं वो एक तरफ से 4 फेट्स होती हैं, कि एक तो वही इंटरल्यूकिन 2 वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। 4 फेट्स क्या होती हैं कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, जो CD8 टी सेल्स हैं, उनका तो काम यही है कि वो जब CD8 टी सेल्स बन जाएंगे तो वो इफरेंट लिम्फेटिक्स से जिधर भी इन्फ्लेम्ड साइट होगी वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उनको किल करेंगे। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम होगा, उनकी एक ही फेट होती है। जो CD4 सेल्स हैं उनकी 3 डिफरेंट फेट्स होती हैं। वो 3 डिफरेंट फेट्स क्या होती हैं, 3 डिफरेंट फेट्स ये होती हैं कि वो या तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही रहेंगे और वो फोलिकुलर हेल्पर टी सेल्स बन जाएंगे। फोलिकुलर हेल्पर टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे, कि वो बी सेल्स की हेल्प करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फर्दर आइसोटाइप स्विचिंग में और एफिनिटी मैच्योरेशन के प्रोसेस में। या तो वो ये करेंगे, या CD4 हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, एफेक्टर / हेल्पर टी सेल्स बन जाएगा, जो कभी मैं नेक्स्ट पढ़ाने लगा हूँ कि 3 तरह के हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल 1, 17 एंड 22, हेल्पर टी सेल 1, 2 एंड 17, और इन सब के डिफरेंट फंक्शन है। या हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, वो रेगुलेटरी टी सेल्स बन जाएंगे, जिनका एज द नेम सजेस्ट्स कि दे रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी हम सबसे पहले वाले पढ़ते हैं एफेक्टर हेल्पर टी सेल्स। एफेक्टर हेल्पर टी सेल्स जो हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफेक्टर हेल्पर टी सेल्स। अगेन दिस इमेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना है
हेल्पर टी सेल 1, हेल्पर टी सेल 2 एंड हेल्पर टी सेल 17। अब इनके फंक्शंस क्या हैं एंड हाउ डू दे गेट एक्टिवेटेड, इसके लिए अगर आपसे लिविंगस्टन से याद नहीं हो रहा ना, तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड ये कि हम रॉबिन्स का टेबल याद कर लें। रॉबिन्स का जो ये वाला टेबल है ना, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ ये टेबल भी याद कर लेंगे ना तो आपको एक तरह से इन हेल्पर टी सेल्स का फंक्शन याद हो जाएगा। लेकिन मैं सिंस लेवेंसन से पढ़ा रहा हूँ तो जो लेवेंसन में लिखा है मैं वो बताऊँगा, लेकिन मैं ये कह दूँगा कि ये वाला टेबल अगर याद कर लें तो ये प्रोसेस ईजीली समझ में आ जाएगा। बेसिकली अब होता क्या है कि जो हेल्पर टी सेल्स 1 है, हेल्पर टी सेल्स 1 गेट एक्टिवेटेड या गेट इंड्यूस्ड बाय, ये चीज़ याद रखनी है जो मैं कहने वाला हूँ। हेल्पर टी सेल्स 1 किससे एक्टिवेट होते हैं? इंटरल्यूकिन 12 से या फिर इंटरफेरॉन गैमा से, ये इन्होंने दिखाया हुआ है। हेल्पर टी सेल 1 का क्या फंक्शन है? हेल्पर टी सेल 1 जो है वो बेसिकली इंट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करते हैं, एंड जो हेल्पर टी सेल 17 है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करते हैं। ये चीज़ें याद रख लेनी है। हेल्पर टी सेल 1 इंट्रा सेलुलर, हेल्पर 17 टी सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर। जो हेल्पर टी सेल्स 1 है वो क्या करेंगे, वो आगे मैक्रोफेजेस एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को किल करने के लिए, वेरस जो हेल्पर टी सेल 17 है वो न्यूट्रोफिल्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। वो होता कैसे, अगेन ये वाली फिगर याद कर लेनी है। प्रोसेस सारा ऐसे ही होता है कि वही जो मैंने प्रोसेस पूरा समझाया कि एंटीजन डेंड्रिटिक सेल्स ने एंटीजन्स लिए, एफरेंट लिम्फेटिक्स में गई। अब एफरेंट लिम्फेटिक्स में जाके क्या किया, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हेल्पर टी सेल 1 का फंक्शन। एफरेंट लिम्फेटिक सेल्स में जाके जो डेंड्रिटिक सेल्स थे उन्होंने हेल्पर टी सेल को हेल्पर टी सेल 1 में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस किया विच इज़ नोन एज इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 की वजह से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 12 की वजह से जो CD4 सेल्स हेल्पर टी सेल्स बने वो हेल्पर टी सेल्स 1 में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, एंड जैसे ही वो हेल्पर टी सेल्स 1 में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो एफरेंट लिम्फेटिक्स से जाके जिधर भी इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहाँ पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और वहाँ पे वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ याद रख लेनी कि जो हेल्पर टी सेल 1 है दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ साइटोकाइन। एक तो दे प्रोड्यूस इंटरफेरॉन गैमा एंड दे प्रोड्यूस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये चीज़ याद रख लेनी है। हेल्पर टी सेल्स 1 गेट इंड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफेरॉन गैमा, और जो इंटरल्यूकिन 12 है वो कहाँ से आता है, वो प्रोड्यूस करते हैं डेंड्रिटिक सेल। जैसे ही डेंड्रिटिक सेल इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस करेंगे तो उससे होगा क्या, हेल्पर टी सेल्स की हेल्पर टी सेल 1 में डिफ्रेंशिएशन हो गई। और हेल्पर टी सेल 1 के फंक्शन क्या है कि दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिकल एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। हमने 2 तरह की एक्टिवेशन पढ़ी थी मैक्रोफेजेस की, कैन बी आइदर क्लासिकल और ऑल्टरनेटिव। क्लासिकल एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस लीडिंग टू इनहैंस फेगोसाइटोसिस, फेगोलाइसोसोम फ्री रेडिकल प्रोडक्शन एंड ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। तो हेल्पर टी सेल 1 ने कौन से साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करने हैं, इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस करना है। और वो जब उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ेगा मैक्रोफेज भी एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स 1 क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स 1 के पास MHC2 कॉम्प्लेक्स होगा, उससे वो ये हम देख सकते हैं कि मैक्रोफेज के साथ बेसिकली वो रिएक्ट कर रहे हैं और फर्दर मैक्रोफेजेस को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ताकि जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको फेगोसाइटोस कर लिया जाए। ये है पूरा हेल्पर टी सेल 1 का फंक्शन। अगर तो कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको इंटरल्यूकिन 12 की या इंटरफेरॉन गैमा की वो डेफिशिएंसी हुई हो, तो इट विल प्रीडिस्पोज दैट पर्सन टू हैविंग मोर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस। और अगर ऐसा हो गया हो कि जो हेल्पर टी सेल्स 1 है वो ओवर एक्टिवेट हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएं, तो उससे क्या होगा, इट वुड बी एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक क्रोन्स डिजीज, सोरियासिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम आते हैं हेल्पर टी सेल 17 में। हेल्पर टी सेल 17 का क्या मैंने कहा था, उनका फंक्शन ये कि दे वर्क अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हेल्पर टी सेल 17 का ये रखना है कि दे गेट एक्टिवेटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 23 एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये जो इंटरल्यूकिन 4 यहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहा है। हेल्पर टी सेल्स 1 में क्या हो रहा था कि जो डेंड्रिटिक सेल्स थे वो इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे उनकी डिफ्रेंसिएशन हो रही थी हेल्पर टी सेल 1 में। यहाँ पे सिमिलरली वही प्रोसेस होगा कि लेट्स सपोज कोई एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, वो एफरेंट लिम्फेटिक से गए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेनिज्म में, डेंड्रिटिक सेल ने टी सेल जोन में जाके क्या किया, जब वो हेल्पर टी सेल्स बन गए
उनको इंटरल्यूकिन 23, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करके उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया अब हेल्पर टी सेल 17 में। अब हेल्पर टी सेल 17 का काम क्या है? हेल्पर टी सेल 17 का काम ये कि हेल्पर टी सेल 17 ने 2 इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करने, इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22। ये चीज़ें याद रखनी है। हेल्पर टी सेल 1 ने कौन से प्रोड्यूस करने थे? हेल्पर टी सेल 1 ने प्रोड्यूस करने थे इंटरफेरॉन गैमा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। हेल्पर टी सेल 17 ने प्रोड्यूस करने इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22। इन दोनों का फंक्शन क्या है? इन दोनों का फंक्शन ये है कि जो इंटरल्यूकिन 17 है, इट स्टिमुलेट्स फेगोसाइट्स एंड म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड न्यूट्रोफिल अट्रैक्टिंग कीमोकाइंस, whereas जो इंटरल्यूकिन 22 है, इट स्टिमुलेट्स म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल डिफेंसेस एंड टाइट जंक्शन प्रोटीन्स विच डिफेंड द बैरियर टिश्यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। कि यही जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ इसका काम है। बेसिकली अगर ये फंक्शन ना भी याद हो रहा तो उसमें बस ये याद रखना है कि इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22 का फंक्शन ये कि वो न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करा सके और न्यूट्रोफिल्स के साथ ये वाले हेल्पर टी सेल्स जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल कर सकें। अब सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हेल्पर टी सेल 17 की इंटरल्यूकिन 17 की डेफिशिएंसी हो जाए, सो इट विल प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू गेटिंग म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस लाइक कैंडिडा एल्बिकन्स। और अगर यहाँ पे ओवर एक्टिवेशन हो जाए हेल्पर टी सेल 17 सेल्स की, तो इट विल बी एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अब हेल्पर टी सेल 2 का काम क्या है? हेल्पर टी सेल 2 का याद रखना है। अब ये आई एम सॉरी इमेज थोड़ी सही से नज़र ना आ रही, लेकिन होपफुली आप लोग की किताबों में सही बनी होगी। हेल्पर टी सेल 2 का काम ये कि दे वर्क अगेंस्ट हेलमाइंटिक इन्फेस्टेशंस। हेलमाइंस और पैरासाइट्स के खिलाफ हेल्पर टी सेल्स 2 का फंक्शन होता है। हेल्पर टी सेल्स 2 आर इंड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13। ठीक है, ये मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। जो हेल्पर टी सेल 1 थे वो इंड्यूस हो रहे थे किससे? इंटरल्यूकिन 12 से और इंटरफेरॉन गैमा से। हेल्पर टी सेल 17 इंड्यूस हो रहे थे इंटरल्यूकिन 1 से, इंटरल्यूकिन 6 से, इंटरल्यूकिन 23 से और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा से। हेल्पर टी सेल्स 2 जो हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 से। उसमें भी यही हुआ कि डेंड्रिटिक सेल ने अब क्या किया, इन्होंने एक वर्म दिखाया हुआ है, एक हेलमिंथ दिखाया हुआ है। जब हेलमाइंटिक इन्फेस्टेशन हुई, एंटीजेंस प्रोड्यूस हुए, डेंड्रिटिक सेल ने उन एंटीजेंस को जाकर प्रेजेंट किया हेल्पर टी सेल्स को। हेल्पर टी सेल्स जब वो डिफ्रेंशिएट हो गए तो जो डेंड्रिटिक सेल्स थे उन्होंने इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस किया और इंटरल्यूकिन 13 प्रोड्यूस किया, जिससे वो डिफ्रेंशिएट हो गए हेल्पर 2 सेल्स में। हेल्पर 2 सेल्स आए इफरेंट लिम्फेटिक से, वो साइट ऑफ इन्फेक्शन गए। और हेल्पर 2 सेल्स का काम क्या है? हेल्पर 2 सेल्स का काम ये है कि जो हेल्पर 2 सेल्स है, दे वुड सिक्रीट इंटरल्यूकिन 4, दे वुड सिक्रीट इंटरल्यूकिन 13, दे वुड सिक्रीट इंटरल्यूकिन 5 एंड दे वुड सिक्रीट इंटरल्यूकिन 9। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। हेल्पर टी सेल्स 2 सिक्रीट करेंगे इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 9, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहीं से याद कर लेंगे। और इनका काम क्या है? इनका फंक्शन ये कि जो इंटरल्यूकिन 4 और 13 होते हैं, they basically increase the production of mucus by goblet cells at barrier surface and they alternatively activate macrophages। जो alternative activation होती है macrophages की, उसमें हेल्प करते हैं। इंटरल्यूकिन 5 का काम क्या है कि बेसिकली इंटरल्यूकिन 5 जो वो इओसिनोफिल्स की एक्टिवेशन कराता है, रिक्रूटमेंट कराता है। और जो इंटरल्यूकिन 9 है वो मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन करता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट कर रहा है और इंटरल्यूकिन 9 मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि इंटरल्यूकिन 5 और अगर ऐसा हो कि हेल्पर टी सेल्स 2 की ओवर एक्टिवेशन हो जाए, तो इट विल लीड टू एलर्जिक डिजीजेस लाइक एटोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक एस्थमा, इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस। लास्टली हेल्पर टी सेल्स में जो हमारे आते हैं फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स। फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स का काम क्या है? फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स आर डिफरेंट। फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स वो टी सेल्स हैं विच वुड रिमेन इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्यों? उनका काम ये कि वो जो बी सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करके वो एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट एंटीबॉडी से याद रखना है, जो टी सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है उसमें ये काम करेंगे। और वो टी सेल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स। अब हाउ डू फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स रिमेन इन द फॉलिकल्स? बेसिकली मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जितने भी टी सेल्स हैं उनके पास एक कीमोकाइन होता है CXCR7, जिसको वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, जो CCR7 था उसको डाउन रेगुलेट कर लेते हैं और वो डिफरेंट कीमोकाइन रिसेप्टर को प्रोड्यूस करते हैं। वो डिफरेंट कीमोकाइन रिसेप्टर कौन से? CXCR5। फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स का याद रखना है कि वो CXCR5 को प्रोड्यूस करते हैं। CXCR5 का काम क्या है कि CXCR5 बेसिकली जो उसका कीमोकाइन है जो कि स्ट्रोमल सेल्स और फॉलिकुलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको सेंस करते हैं एंड उसको सेंस करके वो जो स्ट्रोमल सेल्स हैं जहाँ पे सारे बी सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे वो चला जाता है एंड फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स दे प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 21। ठीक है, ये चीज़ इसकी याद रख लेंगे और यही चीज़ उन्होंने यहाँ फिगर में दिखाई हुई है। होप इसलिए समझ में आ रही हो कि कोई भी वही
अगेन डेंड्रिटिक सेल आए, एंटीजन प्रेजेंट किया टी सेल जोन में, टी सेल जोन हेल्पर टी सेल्स में डिफरेंशिएट हो गए। अब वो जो हेल्पर टी सेल्स है, जो हेल्पर टी सेल्स जिन्होंने फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स बनाया था, उन्होंने CXCR5 को प्रोड्यूस किया, जिससे वो फिर बी सेल जोन में चले गए। बी सेल जोन में जाके इन्होंने क्या किया, अच्छा बी सेल जोन में जाके फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स का ये फंक्शन है कि दे विल हेल्प द बी सेल्स प्राइमरीली थ्रू प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 21 एंड दे वुड हेल्प इन आइसोटाइप स्विचिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड एफिनिटी मैच्योरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, कि वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराएंगे। और एक और चीज़ फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स के पास होती है, जो कि उन्होंने छोटी सी पर्पल रंग में दिखाई हुई है, होप नज़र आ रही हो। फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स के पास होता है CD40 लाइगेंड, और वो CD40 लाइगेंड करता क्या है, वो बेसिकली जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स की सरफेस पे CD40 होता है। CD40 लाइगेंड जो कि फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स के पास है, वो लाइगेंड जो बी सेल के ऊपर CD40, जो बी सेल सरफेस के ऊपर CD40 है, उनके साथ जाके बाइंड करते हैं, और उनके साथ बाइंड होने से फर्दर उनकी इंट्रैक्शंस बढ़ती है और फर्दर डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि CD40 लाइगेंड ऑन फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल सरफेस इंटरैक्ट विद CD40 ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स। अब इसमें भी अगेन अगर तो कोई म्यूटेशन आ जाए इस CD40 लाइगेंड में, इट विल लीड टू हाइपर IgM सिंड्रोम। हाइपर IgM सिंड्रोम क्या होगा कि जो बी सेल्स होंगे दे वुड बी अनेबल टू क्लास स्विच फ्रॉम IgM एंड दे विल बी ओनली प्रोड्यूसिंग IgM, क्योंकि हमें पता था कि जो बी सेल रिसेप्टर है इट कंसिस्ट ऑफ IgM, और अगर टी सेल्स में कोई वही CD40 लाइगेंड में कोई म्यूटेशन आ गई और जो जो फिर होगा क्या कि जो टी सेल डिपेंडेंट एक्शन है वो कम हो जाएगा, एंड जब टी सेल डिपेंडेंट एक्शन कम हो जाएगा, एक्टिवेशन कम हो जाएगी, तो उससे अगेन जो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बन नहीं पाएंगी, और इसलिए हम इस सिंड्रोम को कहते हैं हाइपर IgM सिंड्रोम। एंड इनअप्रोप्रिएट फॉलिकुलर हेल्पर एक्टिवेशन विल ऑल्सो लीड टू सेल्फ रीएक्टिवेशन एंटीबॉडीज इन ऑटो इम्यून डिजीजेस। सो दिस वॉज ऑल द सबसेट ऑफ हेल्पर टी सेल्स। अब आते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी टी सेल्स का कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है लेकिन उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। अपना जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं इनका बस याद रखना है कि रेगुलेटरी टी सेल्स एज द नेम सजेस्ट दे रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं दे लिमिट इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बस जितना इम्यून रिस्पॉन्स होना ही उतना ही हो, आगे पूरी डिफरेंट नॉर्मल सेल्स को जाके वो क्या कहते हैं इफेक्ट ना करने लगे। एंड दे ऑल्सो मेंटेन टॉलरेंस ऑफ सेल्फ एंटीजेंस एंड हार्मलेस कमेंसल एंटीजेंस की। बेसिकली रेगुलेटरी टी सेल्स क्या रखने कि दे रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, जैसी फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, डिफरेंट अदर हेल्पर टी सेल्स, जब उन्होंने अपना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लिया, इम्यून रिस्पॉन्स खत्म हो गया, फिर रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे एंड उनके फंक्शन को इनहिबिट कर देंगे, ताकि बॉडी अब नॉर्मल उसमें नॉर्मल जिस तरह रह रही थी उसी तरह रहे। लास्टली जो इंपॉर्टेंट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनका फंक्शन कैसे होता है, उनका फंक्शन के लिए हमने ये वाली फिगर याद कर लेनी है। इस फिगर से पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ मेमोरी टी सेल्स की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट चीज़ है एक तरफ से। मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, मेमोरी टी सेल्स हमें पता है कि जो मेमोरी टी सेल्स भी बन रहे होते हैं साथ साथ, और मेमोरी टी सेल्स का फंक्शन अगेन हमें पता ही है कि जब प्राइमरी वो हो गया एक्सपोजर हो गया एक एंटीजन से, तो मेमोरी टी सेल्स बनने का मेमोरी टी सेल्स का फंक्शन ये है कि जब सेकेंडरी एक्सपोजर हो उसी एंटीजन के खिलाफ, तो ये ईजिली ज़्यादा जल्दी से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और ये ज़्यादा जल्दी से अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज जो स्टार्टिंग पूल होता है मेमोरी सेल्स का, इट इज़ ग्रेटर देन द स्टार्टिंग पूल ऑफ द क्लोन ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स, सो इट टेक्स लेस टाइम फॉर टी सेल्स टू री एक्सपेंड। दूसरा देखा जाए सेकेंडरी एक्सपोजर में क्या होता है कि कंपेयर्ड विद नाइव सेल्स, मेमोरी सेल्स हैव लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ एक्टिवेशन, मीनिंग दैट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन ड्यूरिंग द सेकेंडरी एक्सपोजर एंड को स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड। एंड लास्टली जो एक्टिवेटेड मेमोरी सेल्स हैं दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस देन द नाइव टी सेल्स। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट बिट पे वीडियो की, विच वॉज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का फंक्शन, और उस चीज़ को भी मैं फर्दर एलेबोरेट कर दूँ जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 and also help from cytokines from CD4 positive T cell is required to cytotoxic T cells to become fully functional effector cells। अब होता क्या है CD8 अच्छा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का हमें फंक्शन पता है क्या है, उनका फंक्शन ये कि वो जो भी इंट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होगा उसको किल करेंगे। अब होता क्या है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो मैंने कहा था याद रखनी है कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स they present MHC1 class। अब since all nucleated cells express MHC1 proteins, वो जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं अगर उनके पास कोई एंटीजन, उनकी सरफेस पे कोई एंटीजन आ जाए, तो वो सारे सेल्स हमारे जो बॉडी के नॉर्मल है ना, वो सारे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनके लिए वो बन जाएंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्योंकि होगा क्या, सिंस ऑल ऑफ द नॉर्मल सेल्स हैव न्यूक्लियस, सो ऑल ऑफ देम इज MHC1। उससे होगा ये कि जो MHC1 और पेप्टाइड एंटीजन्स हैं उनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिटेक्ट करके जो नॉर्मल सेल्स होंगे, इवन दो अगर सिर्फ उन पे सिर्फ एंटीजन्स प्रेजेंट भी हों,
तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे वो उनको किल करने लग जाएंगे। बेसिकली हमने ये पैराग्राफ याद रख लेना है कि जो all nucleated cells express class 1 MHC, so all nucleated cells bearing the cognate peptide for the cyto T lymphocytes are potential as antigen presenting cells. To prevent inadvertent activation of self-reactive cytotoxic T lymphocytes, there is an additional requirement that during their activation, cytotoxic T lymphocytes receives interleukin 2 produced by nearby CD4 positive T cells also undergoing activation। और यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ बेसिकली ये चीज़ याद रख लेनी है। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस आया, उसने इन्फेक्ट किया। अब जो डेंड्राइटिक सेल्स थे, अच्छा अब डेंड्राइटिक सेल ने क्या किया, ये फिर लिम्फेटिक्स में जाके एंटीजन प्रेजेंट किया। किसको एंटीजन प्रेजेंट किए? उन्होंने दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट किए। एक तो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, एक तो उन्होंने जो वायरल पेप्टाइड एंटीजन ए है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया, किसको? जो CD4 लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं उनको। और जो वायरल पेप्टाइड एंटीजन बी है उसने उसको उन्होंने जो डेंड्राइटिक सेल है उन्होंने इस एंटीजन बी को किसे प्रेजेंट किया? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को, थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस प्रेजेंटेशन। यही इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि वायरल पेप्टाइड ए क्लास 2 MHC से CD4 पॉजिटिव टी सेल पे गया एंड पेप्टाइड बी क्लास 1 MHC से CD8 पॉजिटिव टी सेल में गया। अब होता क्या है कि जो ये ए स्पेसिफिक CD4 पॉजिटिव टी सेल है, इट ऑल्सो एक्सप्रेस हाई सरफेस लेवल ऑफ CD40 ligand which interacts with CD40 on the surface of dendritic cells. This signals the dendritic cell to further increase its expression of co-stimulatory molecules, ensuring activation of B-specific CD positive cell. इसमें बेसिकली ना, इसमें मैं इसको ज़्यादा ईजी कर लेता हूँ। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये याद रख लेना है कि जो CD4 सेल जिसको डेंड्राइटिक सेल ने एक्टिवेट किया ना, ये CD4 सेल क्या करेगा? ये CD4 सेल इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जब ये जितना ज़्यादा इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा ना, उससे उतनी ज़्यादा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी। एंड जब उनकी पूरी एक्सपेंशन हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो एफरल लिम्फेटिक्स से जाके वो सेल्स जो कि वायरल पेप्टाइड एंटीजन बी को वो प्रेजेंट कर होंगे उनको जाके वो किल कर देगा। एंड किल कैसे करता है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स किल सेल्स बाय सेक्रेटिंग परफोरेंस क्या कराते हैं? होल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड देन दे सेक्रेट प्रोटीएस जाते हैं और प्रोटीएस जाके जो सेल्स हैं उनको किल कर देते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं दे आल्सो सेक्रेट ग्रेन्जाइम बी क्या करता है? इट इनिशिएट्स अपोप्टोसिस। और हमने अपोप्टोसिस की वीडियो में एक फैस्ट लाइगेंड है वो वाली इंट्रैक्शन पड़ी थी कि एक फैस्ट लाइगेंड इंट्रैक्शन के थ्रू भी जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं। सो दैट वॉज इट। एंड ये इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को ही किल कर देते हैं। सो दैट वॉज इट। ये वाला वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टी सेल को। इसमें जो मेन चीज़ है ना मैंने बता दी है, ये वाली फिगर याद कर लेनी है अगर तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। ये फिगर याद कर लेनी है, ये फिगर ये और ये फिगर्स भी अगर हम याद रख लें तो ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट हाउ डू टी सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन। सो दैट वॉज इट। आई रियली होप इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।